नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जो हमारा वहाँ पे हमने 3 क्षेत्रक पढ़ लिए थे, अब इसके आगे के क्वेश्चन आज हम सोच रहे हैं पूरे ख़त्म हो जाएं। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब ये होता क्या है अभी आपको पूरा समझा देगा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत सरल है, बहुत इजी है, ठीक है। क्या है वो आप समझ लीजिए, समझने के लिए बहुत कठिन काम नहीं है। देखो, सकल यानी कि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है। थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की भाषा में जाते हैं तो हमें ये इसका मतलब क्या होता है, टोटल यानी कि कुल, यानी कि पूरा, ठीक है। घरेलू का मतलब अपन तो लोग जानते हैं, डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर। अब अगर हम पूरे देश को अपना घर मान लें तो ये हमारा देश क्या हो गया, घरेलू घर, ठीक है। इसके अंदर जो हम पूरा उत्पाद कर रहे हैं, उत्पाद यानी कि ऊधम वाला उत्पाद होता है वो, है ना। प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया हमारा प्रोडक्शन। यानी कि हम किसी देश के अंदर, किसी देश की छोड़ो, हमें अपने देश से मतलब है, ठीक है, फिलहाल तो समझने के लिए, यानी कि हम अपने भारत देश के अंदर, यानी कि भारत क्या हो गया, घरेलू हो गया। बात समझ में आ रही, घरेलू। अब जो हम एक साल के अंदर, कितने, एक साल के अंदर पूरे देश में यानी कि पूरे भारतवर्ष में टोटल जितना भी हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब उत्पादन में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्रक पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। इन तीनों क्षेत्रकों से, तीनों सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन होता है पूरा, उस पूरे उत्पादन की मूल्य यानी कीमत को जोड़कर हम क्या कहते हैं, जीडीपी शॉर्ट में, हिंदी में शॉर्ट में SGU यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर कभी शॉर्ट में आ जाए तो आप लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों याद रखिएगा, क्योंकि आपको पेपर में हो सकता है वो जीडीपी लिख के दे दे, फिर आप कहेंगे हमने हिंदी में जीडीपी पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ जीडीपी भी आ सकता है, तो आप याद रखिएगा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब इसका आंसर हम पढ़ते हैं। अब देखो, हम लोगों ने पिछले बार ये जो क्वेश्चन करे थे, ये आप पढ़ सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक, ये आप लोग पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। ये रहा हमारा सकल घरेलू उत्पाद का आंसर, ठीक है। देखते हैं, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन को के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद, तीनों क्षेत्र यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों को मिला देंगे, उसके उत्पादन के योगफल को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश के भीतर कर लेना यहाँ पे, किसी विशेष वर्ष में यानी कि एक साल के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सेवा यानी टर्सरी, और वस्तु मतलब प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, और सेवा यानी कि टर्सरी सेक्टर, तीनों क्षेत्रकों का अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, ठीक है। बहुत सरल है, तीनों क्षेत्रकों का जो टोटल है उनमें जो पैसा कमाएंगे उसी को हम एक साल के अंदर, यानी कि सरल भाषा में ऐसे समझो कि एक साल के अंदर आप किसी देश में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से जितना पैसा कमाते हैं उस सब को जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाएगी, जीडीपी। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि अब आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, नोट्स हैं भाई, ख़राब नहीं करने, आप लोगों के भी काम आएंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को आगे जो पढ़ना है, आगे जो आपको समझना है वो है हमारा, अच्छा, रोजगार और बेरोजगारी तो आप लोग समझते ही होंगे थोड़ी बहुत, रोजगार और बेरोजगारी समझते हैं ना। तो रोजगार यानी कि जहाँ पे हमें काम मिलता है, हम काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, और बेरोजगार कौन है, जिसे काम नहीं मिल रहा है और वो पैसे नहीं कमा रहा है, यानी कि, ठीक है, बात समझ में आई। बेरोजगार और रोजगार तो अपन जानते हैं। अब क्या है, रोजगार और बेरोजगारी के अपन को थोड़ी सी टाइप पढ़नी है, दो, यानी कि 2 रोजगार हैं यहाँ पे, आप बेरोजगार कहेंगे। बेरोजगार यानी कि जहाँ पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। तो एक होता है ओपन, ओपन यानी कि खुला, ठीक है। और दूसरी है हमारी डिस्गाइज, ये डी है ना, डिस्गाइज यानी कि छिपी हुई। एक खुली है और एक छिपी हुई बेरोजगारी। अब ये दोनों में अंतर क्या है, देखो बहुत सिंपल है। बेरोजगारी है यानी कि काम नहीं मिल रहा है, हम पैसा नहीं कमा रहे हैं। ओपन में क्या होता है कि अपन लोगों ने
ऐसे देखा हो, मान लो कि कोई आपने आसपास भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग BA BSc MA करके बैठे हैं, B.Ed करे बैठे हैं, बहुत सारे हमारे युवा भाई बहन बहुत सारी डिग्रीज़ लेके बैठे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जॉब या काम नहीं मिला है। ठीक है, उन्हें कोई काम या जॉब नहीं मिली है। यानी कि ओपन यानी खुली बेरोज़गारी क्या होगी, जिसमें हम पढ़े लिखे हैं, कौशल हैं, मतलब हम काम कर सकते हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें जॉब नहीं है। अब डिस्गाइस में क्या होगा, डिस्गाइस में इसका उल्टा है। डिस्गाइस यानी कि छिपी हुई बेरोज़गारी में क्या होता है कि भाई साहब काम तो बहुत कम है लेकिन लोग ज़्यादा लगे हैं। लोग कितने हैं, ज़्यादा। यानी कि देखो, हम आपको एक इमेज दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, बहुत ही शानदार इमेज देखी थी मैंने, एक सेकेंड। डिस्गाइस अनएम्प्लॉयमेंट, और इससे आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। इसमें क्या होता है कि मान लो कि काम एक लोग का है, 2 लोग का है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं और बिना मतलब में, मतलब उनकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी लगे हुए हैं। देखो हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप लोग, ये बहुत ही शानदार इमेज थी। हाँ, यही देख लो। ठीक है, इसमें देखो, ये हो सकता था कि कम लेडीज़ लोग काम कर सकते थे, लेकिन मतलब इसमें देखो, और इसमें देख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो। अब ये बैल चलाने के लिए भाई साहब एक मैक्सिमम 2 लोग मान सकते थे, यहाँ देखो आप लोग 4-4 लोग लगे हुए हैं, है ना। इसका यहाँ देखो 5 लोग लगे हुए हैं भाई साहब। तो यही है कि मतलब काम एक लोग का है, कर ज़्यादा लोग रहे हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि यानी कि छिपी बेरोज़गारी क्या है। इसके तो दूसरे नाम भी अपन को याद रखने हैं छिपी बेरोज़गारी के। इसको अल्प बेरोज़गारी भी बोलते हैं और एक बोलते हैं हिंदी में प्रच्छन्न बेरोज़गारी। ठीक है, दोनों याद रहें। इसमें अंतर भी है तो आपको आगे इसमें मिल जाएगा। चलो हम दिखाई देते हैं। यहाँ देखो, यदि किसी क्षेत्र में यानी कृषि मजदूर कार्य कर रहे हैं और उन मजदूरों में से कुछ मजदूरों को हटा दें तो भी मतलब उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यहाँ उत्पादन लिख लेना, यहाँ गलत है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन नहीं प्रभावित नहीं होता, मतलब अगर 2 लोग भी कर लेंगे तो इसे प्रच्छन्न अल्प बेरोजगारी, और यहाँ पर इसको और लिख लो, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसमें एक अंतर भी है कि खुली बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में अंतर क्या है, तो यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें नोट्स में होगा आई थिंक। चलो हम दिखा देते हैं। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, ज़्यादा ही हो गया। चल अब मिल जाएगा। ये देखो, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो, मतलब काम कर सकता है और कार्य करना चाहता है लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगार और प्रच्छन्न में क्या होता है, बेरोजगारी का ऐसा स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, यहाँ छिपा रहता है, मतलब ये रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन छिपा है, मतलब वहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन है तो ना। और ऐसे इसका दूसरा इसमें क्या है, भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। एक सेकेंड गाइस, हाँ, भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। यहाँ लाखों लोग हैं जो शिक्षित हैं, तकनीकी योग्यता प्राप्त है, लेकिन कार्य के अवसर नहीं मिल रहे हैं। किसमें, खुली बेरोजगारी में। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। प्रच्छन्न वाली कहाँ मिलती है, खेतीबाड़ी में, जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए, घर के पूरे लोग लग जाते हैं काम करने के लिए। भाई साहब काम है 2 लोगों का, फ्री बैठे हैं, चले गए, चलो खेत पे घूम के आते हैं, वहीं काम करने में लग गए, कोई काम तो है नहीं, और इसलिए इसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी, खुली बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्षेत्र के थोड़े से प्रकार हमें और पढ़ने, लेकिन एक बार हम इस सबको ओपन या जो हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो किताब में एक बार देख लेते हैं, बुक में। तो ये देखो, ये हमारा GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये आपका उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, GDP यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पादन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री उसको मेज़र करती है, ये याद रखना। ठीक है, हिंदी में याद रखना है केंद्रीय मंत्रालय। ठीक है, भारत का जो केंद्रीय मंत्रालय है
वो इसको मापता है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लिखा है केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन किताब में अगर इतना ही दिया है तो इतना रखें, जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद की हो गई। अच्छा, ये अभी थोड़ा हम समझेंगे ग्राफ्स को। इससे पहले ये देखो, ये आपकी छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रक्षण इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे इस चैप्टर में, देखो इसको आप इस पेजेस को पढ़ते रहिए। अंडर एम्प्लॉयड और यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिल गया। आपको एक ही याद रखना है इंग्लिश में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये अपना हो गया ओपन बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, मतलब उसका थोड़ा सा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, मैंने आंसर तो दे ही दिया है। ठीक है, तो अब हमारा इसके बाद जो है टॉपिक है वो हमें क्षेत्रक पढ़ने हैं। अभी तक हमने क्षेत्रक पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये और है, इसको अपन और समझते हैं। चलो, अब हमारा जो क्वेश्चन है, इस पहले कलर ले लेता हूँ मैं, पेन। ठीक है, तो हमारा एक, आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना ही है, मनरेगा। अच्छा, एक शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ MG नरेगा, गांव के लोग जानते होंगे। ठीक है, M से महात्मा, G से गांधी, इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी में भी, नेशनल, राष्ट्रीय, रूरल, पूरा नहीं बन रहा है यहाँ पे, रूरल यानी कि ग्रामीण। ठीक है, अच्छा EG ये बचा, E से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार, G से गारंटी, और A से एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम। ठीक है, इतना बड़ा इसका फुल फॉर्म है। इसको समझते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, महात्मा गांधी के नाम पर है, नेशनल यानी कि पूरे देश का है, राष्ट्रीय, R से रूरल यानी ग्रामीण लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार देगा, काम देगा। ठीक है, और काम देने की गारंटी भी है, और ऐसा एक हमने एक्ट निकाला यानी कि अधिनियम यानी कानून बनाया है। ठीक है, कलर चेंज करें पहले, चलिए तो इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि हमें जो काम का अधिकार प्राप्त है, कौन सा अधिकार, काम का अधिकार, काम का अधिकार 2005, राइट टू वर्क 2005, है ना, ये याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, राइट टू वर्क के इसके अधिकार से हमें क्या मिलता है, ये हमें सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार देती है, ई बना दिया है यहाँ, रोज़गार देती है। और कितने दिन का देती है, कौन से लोगों को, ग्रामीण लोगों को यानी कि रूरल लोगों को, पूरे देश के, कितने, कम से कम 100 दिन का, 100 डेज़ का, आपको 100 दिन का रोज़गार देगी। ठीक है, और अगर नहीं दे पाती है, अगर मान लो उसने तुम्हें काम नहीं दे पाया 100 दिन का पूरे साल में, तो वो क्या करेगी, आपको अलाउंस देती है। अलाउंस यानी कि पैसे, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक्स की भाषा में अलाउंस कह सकते हैं, हिंदी में भत्ता कहते हैं, रोज़गार भत्ता देती है। ठीक है, यानी कि पैसे देगी सीधी सीधी भाषा में, लेकिन आपको ये टर्म लिखनी होगी आंसर में, तो इसलिए वहाँ पे आपको रोज़गार देती है। तो यहाँ अपन आंसर पढ़ सकते हैं। अभी मुझे इसको फिर से रोटेट करना पड़ेगा, अरे हाँ ये रहा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को 100 दिन का रोजगार सरकार देती है। यदि सरकार रोजगार देने में सफल नहीं होती, मतलब दे नहीं पाती है, तो सरकार लोगों को रोजगार भत्ता देना पड़ता है। यह काम के अधिकार के अंतर्गत अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। अब थोड़ा सा हम जो अभी क्षेत्रक बोल रहे थे कि हमें क्षेत्रक को समझना है। क्षेत्रक को मतलब अभी तो हमने पढ़ लिया था, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लेकिन इसको दो तरीके से और बांट सकते हैं। ठीक है, तो दो और कौन कौन से हैं वो हमें याद रखने हैं, वो अभी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। बहुत इजी है यार, मतलब इतना लोड नहीं लेना दिमाग पे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और जीडीपी के बाद हमने ये मनरेगा पढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े, दो बेरोजगार पढ़े, खुले और प्रक्षण, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, वो भी बहुत सरल थी। अब ये हमने मनरेगा भी समझ लिया, मनरेगा वाला आंसर आया है, याद रखिएगा। अच्छा, अब अपन को थोड़ा सा क्षेत्रक है उसके दो भाग और पढ़ने, बहुत इजी हैं, मतलब बहुत कठिन नहीं है। ठीक है,
तो अगर हम अपने आसपास जो काम देखते हैं, मतलब क्षेत्र यानी कि अपने आसपास के काम देखो भाई साहब, बस और कुछ मत देखो, तुम समझ में आ जाएगी, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब कैसे समझना है चलो उसको भी देखते हैं अपन। तो अब जैसे हम मान लो अपने आसपास कोई, एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है, कोई हम अपने आसपास काम देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कंपनी हो गई कोई बड़ी कंपनी पे, आप देखते हो एक मतलब ऐसा है कि उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, कंपनी हो गई या दुकान हो गई, ठीक है, जो आसपास अपनी दुकान उस पर लोग काम करते रहते हैं। एक तरफ आप लोग देखोगे सरकार, गवर्नमेंट वाले व्यक्ति बढ़िया एकदम टाइम टू टाइम जाएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे, छुट्टी होगी बढ़िया, छुट्टी के दिन नहीं जाएंगे। और मतलब इन दोनों में अंतर दिखता है। जैसे कोई लेबर काम कर रही है, एक तरीके से लेबर को देख सकते हो, जो मजदूर लोग काम करते हैं, एक तरफ सरकार के जो एम्प्लॉय होते हैं एकदम टाइम टू टाइम जाते हैं। अब इन दोनों में अंतर समझो, आप लोग देखते होंगे अपने आसपास, वो ये जो व्यक्ति है जो दुकान पे काम कर रहा है, किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है, उसका फिक्स है क्या काम? नहीं है ना, वो पता चले आज मिला कल नहीं मिला। लेकिन सरकार में क्या भाई साहब, फिक्स है, आपकी लग गई जॉब, अब आप यहाँ काम मिलेगा, आप भले ही सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन आपका काम फिक्स है, हमेशा रहेगा। लेकिन दुकान में हो सकता है वो 4 दिन बाद निकाल दे, होता है कि नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ कैसा है, अनिश्चित है। अनिश्चित यानी कि पता नहीं है भाई साहब कब तक है, और इसमें निश्चित होता है या मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये दुकानें हैं, क्या ये सरकार द्वारा मतलब रजिस्टर्ड होते हैं? नहीं, रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत, पंजीकृत कहते हैं हिंदी में, नहीं होते हैं। और ये जैसे मान लो सरकारी कोई होता है वो पंजीकृत होता है कि नहीं? तो अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया दो चीज़ें। और अपने आसपास जो अपन देखते हैं उससे उदाहरण लेके थोड़ा समझोगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं बस अब जैसे मान लो कोई दुकान पे काम कर रहा है व्यक्ति, उसको सरकार के नियम कानून मानने पड़ेंगे। नियम कानून मानेगा क्या? नहीं। लेकिन इसमें जो होगा सरकार द्वारा पंजीकृत होगा, उसमें क्या करेगा, उसको सरकार के कानून, नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। अब ये दो क्षेत्र यानी कि नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो देखो बहुत सिंपल है, सरकार एक तरह से संगठित है, मतलब एकदम सिस्टमेटिक है, संगठित। ठीक है, फॉर्मल कह सकते हैं संगठित के लिए। अच्छा, इंग्लिश में अभी आप तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, मैं एकदम भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ओके। ठीक है, ये हमारा क्या है पता नहीं, दिमाग में आया ही नहीं यार, बहुत इजी है, चलो कोई ना। ये ऑर्गेनाइज्ड यानी कि एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित, एकदम फिक्स सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है पूरा, है ना। और यहाँ पर जो दुकान कंपनी छोटी मोटी हैं, सब ऐसे ही लगाए फिर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, ये कैसे हैं? अनऑर्गेनाइज्ड। बहुत सिंपल है कि नहीं? तीनों अंतर याद रखते हैं, इसको असंगठित बोल देंगे। ठीक है, दोनों क्षेत्र समझ में आ गए। संगठित में क्या होगा, सरकार का जो रोजगार होगा वो निश्चित होगा, इसमें सरकार द्वारा पंजीकृत होंगे, नियम कानून का फॉलो करना पड़ता है। जो दुकान वगैरह होती है, लेबर होती है, ये कैसे होते हैं? असंगठित। संगठित यानी कि रोजगार अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। ठीक है, सरकार द्वारा पंजीकृत भी नहीं होते, सरकार के नियमों का पालन भी नहीं करना पड़ता। इसमें आंसर देख सकते हैं, ये रहा संगठित क्षेत्र। इस क्षेत्र में भी उल्टा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये वाले मैंने जो समझाया अभी उसका उल्टा है बस, लेकिन समझ सकते हैं आप लोग। संगठित, ठीक है, इस क्षेत्र में वे कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार का समय निश्चित होता है। सरकार वाला, इस क्षेत्र में वे कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार का समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, ये क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। इसमें सरकार के नियम कानून पालन करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता। यहाँ पंजीकृत फैक्ट्रीज वगैरह आती हैं, इसमें किराने की दुकानें आती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, इसके जैसा एक और है अपना सेक्टर, वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना, एक लाइन फिर से खींचनी है। यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ फिर से। अब यहाँ पे हमें समझना है कि क्या है वो। ठीक है, बिल्कुल एक तरफ सरकार रख दो, बस मैं तो वही जानता हूँ। ठीक है, आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर एक कंपनी रख दो। ठीक है, अब सरकार में क्या होता है, इसमें कंट्रोल, जो जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, सरकारी चीज़ होती है ना, उस पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल किसका होगा? सरकार का होगा। और यहाँ जो कंपनी होती है, यहाँ मतलब एक व्यक्ति यानी कि निजी, तो आप लोग समझते ही, प्राइवेट यानी कि एक व्यक्ति, यानी कि इसमें जो कंट्रोल यानी कि नियंत्रण होगा वो किसका होगा? एक व्यक्ति का होगा। ठीक है, इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। अब आप लोग देखते होंगे, जैसे सरकार ने ये काम करवा, सड़क बनवा दिया, कोई काम करवाया सरकार ने, तो क्या उनका उद्देश्य धन कमाना होता है? तो उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, मतलब मनी अर्न नहीं करना, उनको सेवा करनी है। ठीक है, जनता की।
लेकिन कंपनी जो होगी कोई काम करेगी तो उसका उद्देश्य क्या है, धन कमाना ही होता है। वो कुछ भी बेच रही है आपको या कुछ भी कर रही है तो वो कहीं ना कहीं उनका उसमें उद्देश्य छिपा है कि भाई साहब हमें पैसे कमाने हैं सरकार, कंपनी की, किसी जनता से, लोगों से, ठीक है, यही होता है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी जो स्थापना है, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई काम करता है, वो कौन करता है, सरकार करती है। और इसमें कौन करता है, निजी व्यक्ति करते हैं। यानी कि तीसरा और पहला पॉइंट आप देखें सेम है, और दूसरा पॉइंट बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्षेत्रक के प्रकार हैं। अब ये क्या है, अधिकार के आधार पे, यानी कि किसी चीज़ पे अधिकार किसका है, यानी कि स्वामित्व, यानी कि ऑनरशिप। ऑनरशिप किसकी है, इस बेस पर अगर अपन सेक्टर्स यानी कि क्षेत्रक को बांटेंगे तो दो प्रकार के हैं, निजी और सरकारी को यहाँ पर पब्लिक यानी कि सार्वजनिक बोलेंगे, ठीक है, सार्वजनिक, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसके आंसर देखो यहाँ पे, ठीक है, होगा यहाँ कहीं, हाँ यही रहा। इस क्षेत्र की स्थापना किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, इस क्षेत्र की स्थापना सरकार के द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र का उद्देश्य धन कमाना होता है, इसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। इस क्षेत्र के अधिकार और प्रबंध निजी हाथों में होता है, मतलब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, निजी लोगों, एक व्यक्ति के हाथ में। और इस क्षेत्र के अधिकार लिख लेना यहाँ पे, अधिकार और प्रबंध सरकार के हाथों में होते हैं, सिंपल सा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अच्छा, एक आध इसमें और क्वेश्चन होता है तो वो हम देख लेते हैं इसमें क्या। चलो, अब जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ देखो, एक क्वेश्चन, ये बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती, मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी काम है वो रोजगार की परिस्थिति भैया हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था कैसे, संगठित और असंगठित। परिस्थिति कैसी है, एक तरफ अच्छी एक तरफ बुरी है, तो उस आधार पर दो भागों में बांटा है, संगठित और असंगठित। इसमें पूरा वही आंसर लिखना है, ठीक है। गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो संगठित असंगठित वाला आंसर हमें पूरा वही लिख देना है, ठीक है। अब हमें इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं जो बुक में दिए हुए हैं, मतलब लास्ट में वो हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। इसमें हम देखते हैं, अच्छा ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन समझते हैं। भारत में सेवा क्षेत्रक दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। ये लोग कौन है, मतलब सेवा क्षेत्रक में जो सेवा देते हैं, सेवा क्षेत्रक तो पता ही है, तृतीय क्षेत्र, दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। अब दो अलग अलग टाइप के लोग कैसे, देखो आप लोगों ने आसपास देखा होगा, आसपास क्या है कि भाई अभी हम बात कर रहे थे, एक तरफ बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी तो सेवा दे रही हैं, मेडिसिन बना के दे रही हैं। एक तरफ छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी दुकान है, बहुत पैसा कम कमा पा रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें रखे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, तो वो भी हमें सेवा दे रहे हैं कि नहीं। तो सेवा देने के सेवा क्षेत्र है, उसमें दो प्रकार के लोग हैं। कैसे कैसे लोग हैं, कई तरह के लोग नियोजित करता है। एक, उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल, मतलब बहुत टैलेंटेड और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी के लोग। दूसरी ओर बहुत अधिक, ये कम है, ये लोग कम दिखेंगे आपको, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं या बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत, परिवहन, जो छोटी छोटी सेवाएं, दुकानें खोल ली हैं, कहीं किसी की कहीं किसी की, तो ये लोग बड़ी कठिनाई से जीविका निर्वाह करते हैं, मतलब जीवन जी पाते हैं। और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प है नहीं, है ना, वैकल्पिक ऑप्शन नहीं है। इसके सरल आप उसमें लिख लो कि विकल्प नहीं है, कोई और अच्छा विकल्प नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लेना, ये बुक के लास्ट के क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछ लेते हैं ना। तो भारत में सेवा क्षेत्र में दो प्रकार के लोग हैं, कौन, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं ये लोग, लेकिन इनकी संख्या क्या है, कम है। और दूसरी तरफ कौन है, जो लोग ज़्यादा हैं, ये काम बहुत छोटे छोटे कर रहे हैं, गाड़ियाँ सुधारना, सब्जी बेचना, फल बेचना, दुनिया भर की दुकान है, आप लोग अपने आसपास देख पाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास से सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है, ये तो आपको पता ही है, पब्लिक जो हमने अभी वो पढ़ा था ना, सार्वजनिक क्षेत्र वाला। ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, नहीं, हाँ, तो देखो सार्वजनिक क्षेत्र वाला है, इसको देखो समझने के लिए एक काम करते हैं। अब जैसे मान लो अभी हम बात कर रहे थे ये सरकार वाली की, सरकार का काम क्या होता है कि भैया मतलब पैसा नहीं कमाना, उसको क्या करनी है, सेवा करनी है। तो हमें वो कोई चीज़ देती है, मतलब कोई भी सड़क बना रही है तो वो क्या कर रही है, देश के लोगों को सुविधा प्रदान कर रही है कि नहीं। अब आप लोगों ने स्कूलों में स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, तो क्या करती है, गरीब लोगों को स्कॉलरशिप भी दे रही है, मतलब ऐसे बहुत सारे राशन मिलता है, यानी कि सरकार बहुत तरीके से हमारी मदद कर रही है। तो क्या कर रही है, गरीब लोगों और अमीर के बीच जो खाई है, मतलब जो अंतर है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, समान लाने की कोशिश कर रही है।
हमें सुविधा दे रही है, बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें जो आंसर लिखा है वो लगभग इन्हीं पॉइंट्स के आसपास है। तो इसमें क्या थोड़ी लैंग्वेज टफ है, मैं समझा देता हूँ। इन उपक्रम मतलब कोई भी जो सरकार काम करती है, ठीक है, उपक्रम मतलब काम। क्षेत्रीय विषमताओं, क्षेत्रीय मतलब जगह जगह की, है ना, विषमता यानी कि जो अंतर है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उपक्रम मतलब वही काम जो सरकार काम करती है। आधारभूत सेवा मतलब जो छोटी छोटी हमें ज़रूरतें हैं उसके विकास पर बहुत जोर दिया जाता है। मतलब सरकार कोशिश करती है कि जो हमें ज़रूरत की चीज़ें जैसे राशन, पानी, लाइट, ये सब देती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वही कार्यक्रम, ठीक है। सामाजिक न्याय मतलब सोशल, समाज में न्याय मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी को कुछ नहीं मिल रही, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही, तो सरकार कोशिश करती है कि उसको ये मिल जाए भाई साहब, उसने ये सुविधा मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नगर एवं रखरखाव मतलब नगर की रखरखाव की व्यवस्था, सामाजिक कार्य, शिक्षा, चिकित्सा, अपन देखते हैं स्कूल खोले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल, सरकारी बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, मतलब सरकार ऐसे काम करती है, मंदिर बनवा रही, मतलब हर तरीके से मदद करती है, ठीक है। तो व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान दे रहा है, मतलब सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर है ना। तो ये जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सभी लोग जो मिलके काम करते हैं, सरकार, मेनली सरकार, ठीक है, तो वो इस तरीके से हमारी मदद करती है किसमें, आर्थिक विकास मतलब पैसे के विकास में, ठीक है, इस तरीके से मतलब। और अब हर चीज़ क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली रूप से अर्थ से जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी कर रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं, आप पानी पिएंगे तो आप जिंदा रहेंगे तो काम करेंगे, मतलब इस तरीके से कुछ भी आप अपने आसपास जो भी देखेंगे वो हर काम क्या कर रहा है, पैसे के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्थिक विकास होता है। तो अब हमें लगता है इसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अब बचे हैं बुक की ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये अगली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। अगर और कोई क्वेश्चन रह गया है तो हम अगली वीडियोज़ में इसको कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग बुक में सारा देख लेना, एक बार पढ़ लेना। इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।